नमस्कार, स्वागत है आपका फिफरना हिंदी क्लासेस के YouTube चैनल पर। और इस क्लास में अपन पढ़ रहे थे बाल विकास से संबंधित प्रमुख सिद्धांत। तो पिछली क्लास में अपनों ने पियाजे द्वारा दिया गया नैतिक विकास का सिद्धांत शुरू किया था, जो अपन आज की क्लास में आगे बढ़ाएंगे। तो देखते हैं बाल विकास। और बाल विकास में भी कौन सा सिद्धांत अपन पढ़ रहे थे? अपन पढ़ रहे थे नैतिक विकास का सिद्धांत। नैतिक विकास का सिद्धांत इस क्लास में अपन पढ़ रहे थे। किसके द्वारा दिया गया है ये सिद्धांत? अपन नैतिक विकास का एक और सिद्धांत भी पढ़ चुके हैं, जो लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा दिया गया है। यहां पर इस क्लास में अपन संज्ञानात्मक के भी दो पढ़ चुके हैं, जेरोम ब्रूनर और पियाजे। तो ये है कि भाई एक नाम से अनेक विद्वानों के सिद्धांत मिल सकते हैं, परंतु अपने को ये ध्यान रखना है कि भी उनके अंदर की चीजें कौन सी महत्वपूर्ण है, जो एक दूसरे को अलग करती है। तो उन चीजों को अपने को देखना है। यहाँ पर अपन कोहलबर्ग के बाद किसको पढ़ रहे थे? पियाजे को पढ़ रहे थे। और पियाजे के बारे में भी अपनों ने कल की क्लास में जानकारी ले ली थी। सिद्धांत की मूलभूत बातें या आधारभूत बातों की जानकारी अपन पिछले क्लास में ले चुके हैं। जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं वो इसका पार्ट 1 भी देख लें, ताकि ये सिद्धांत पूरा का पूरा अच्छे से क्लियर हो जाए। और पियाजे और फ्रायड दो ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जो मनोविज्ञान में अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो पियाजे के सिद्धांत में अपन क्या पढ़ रहे थे? अपन पिछली क्लास में अवस्थाएं पढ़ रहे थे, अवस्थाओं का अध्ययन कर रहे थे। और अवस्थाएं दो आधार पर बांटी जाती है, दो आधार पर विभक्त की जाती है। ये किसने कहा था? पियाजे ने कहा। दो आधार पर कौन सी अवस्था? दो आधार पर कौन कौन सी? एक तो प्रकृति के आधार पर, प्रकृति के आधार पर। और दूसरी अवस्था अपनों ने क्या देखी थी? आयु काल के आधार पर, आयु काल के आधार पर। ये एक प्रथम ऐसे मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने दो आधारों पर अवस्थाओं को बांटते हुए और नैतिक विकास का अध्ययन किया था। बालक का नैतिक विकास अलग अलग अवस्थाओं में किस रूपों में होता है, हर एक चीज इन्होंने बताई थी। प्रकृति के आधार पर इन्होंने आगे इसको भी दो भागों में बांटा था। कौन कौन से भागों में बांटा था? तो यदि अपन इसकी बात करें तो ये पहला जो भाग था वो कौन सा था? प्रायतता अवस्था, या फिर इसे कहते हैं स्टेज ऑफ हेट्रोनोमस। और इसके बाद यदि दूसरे की बात करें तो स्वायत्तता। बालक पहले प्रायतता पर रहता है, दूसरों पर निर्भर रहता है, बाद में उसमें स्वायत्तता आ जाती है। तो इसे क्या कहते हैं? स्टेज ऑफ ऑटोनोमस। ये इसकी यदि बात करें, इस आधार पर पियाजे ने कितने भागों में बांटा है? तो इस आधार पर इन्होंने अवस्थाओं को कुल 4 भागों में बांटा है। इसमें 2 भागों पर और इसमें 4। अगर इसमें बात करें तो पहली जो अवस्था मानी जाती है वो नैतिकता रहित मानी जाती है। इसे अपन प्रतिमाहीनता की अवस्था कह सकते हैं, प्रतिमाहीनता की अवस्था इसे कहा जा सकता है। दूसरी जो अवस्था है उसका नाम इन्होंने दिया है विषम जातीय अधिकार अवस्था, अधिकार अवस्था। और तीसरी इन्होंने बताई है विषम जातीय, यहां पर अधिकार है तो यहां पर पारस्परिकता बताई है। और अंतिम अवस्था की यदि बात करें तो वो ही स्वायत्तता की अवस्था मान ली जाएगी। इस प्रकार से इन्होंने नैतिक विकास की विभिन्न अवस्थाओं को डिफाइन किया है, विश्लेषित किया है। तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए। पियाजे के अनुसार अवस्थाएं तो यहां पर सारी क्लियर हो जाएगी। अब अपन एक एक को देखते हैं।
और कल की क्लास में अपनों ने परायत्तता को देख लिया था। उसके बाद अपन आगे की विभिन्न अवस्थाओं को इस क्लास में देखने वाले हैं। तो देखिए, अब अपन स्टेज ऑफ ऑटोनोमस को देखने वाले हैं। अवस्था के आधार पर, और अवस्था में भी प्रकृति के आधार पर देख रहे हैं, और प्रकृति के आधार पर भी अपन दूसरी अवस्था को देख रहे हैं। ये कौन सी है? स्वायत्तता, स्वायत्तता की अवस्था। स्वायत्तता की अवस्था की उम्र यदि देखें तो प्रायत्तता 8 वर्ष तक चलती है, तो ये 9 से ऊपर की अवस्था मानी जाएगी। 9 से ऊपर इसलिए लिखा गया है क्योंकि इस उम्र में बालक में जो चीजें विकसित होगी वो बाद में अंत तक बनी रहेगी। स्वायत्तता, स्वायत्तता कहते हैं स्वयं में स्वतंत्रता। ठीक है, तो स्वयं आधारित या स्वयं निर्णय क्षमता का विकास, या स्वयं निर्णय लेने की क्षमता का विकास इस उम्र में हो जाएगा। यहां पर मैं बता देती हूं कि ये 9 से ऊपर है, तो आप ये मत समझ लेना कि ये 9 वर्ष की उम्र में ही बालक खुद निर्णय लेने लग जाता है। नहीं, ये एक बहुत बड़ी अवस्था है, धीरे धीरे आता है। धीरे धीरे किस आधार पर आता है? देखिए, 9 वर्ष की उम्र में बालक समाज पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इस अवस्था को सामाजिक अनुबंध की अवस्था भी कहते हैं। सामाजिक अनुबंध की अवस्था भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि बालक यहां पर समाज से जुड़ा हुआ है, और समाज में इस उम्र में बालक बाहर खेलता है, और पहले ही चला जाता है बाहर खेलने के लिए। वो 4-5 वर्ष की उम्र में चला जाता है। अब 4-5 वर्ष की उम्र में बालक शिकायत लेकर भी ज्यादा आता है, बालक की भी शिकायतें दूसरे भी लेकर आते हैं, वह भी दूसरों के घर शिकायत लेकर जाता है, परंतु इसके बाद नहीं जाता। ये उसमें परिवर्तन हो जाता है। कैसे हो जाता है? क्योंकि उसमें सामाजिक अनुबंध का मतलब है कि जो समाज के बंधन है उनकी जानकारी उसे हो जाती है, और वो कोशिश करता है कि वह सामाजिक नियमों में रहकर ही अपना काम करे या खेले। अब आपने देखा होगा कि बहुत छोटे बच्चे हैं, वो बहुत अधिक लड़ते हैं, एक खिलौने के लिए लड़ लेते हैं। ठीक है, छोटी छोटी बातों के लिए। लेकिन इससे ऊपर का बालक हो जाता है ना, तो वो खेल से संबंधित विभिन्न नियमों को अच्छी तरह से ज्ञान प्राप्त कर लेता है, तो वो नियमों के अनुसार ही खेलेगा, और उसका किसी के साथ भी ज्यादा बड़ा भेदभाव नहीं होगा। कोई मनमुटाव या वाद विवाद की स्थिति उसमें आएगी नहीं। तो यहाँ पर है वो बालक इस उम्र में आकर लड़ना बंद कर देता है, यहाँ पर वह लड़ता नहीं है। तो उसमें किस क्षमता का विकास होता है? सामाजिक जो बंधन होते हैं उससे संबंधित, उसमें जो क्षमता विकसित हो जाती है, नैतिकता विकसित हो जाती है। जैसे बालक बाहर खेलने गया तो उसे यूं पता है कि भाई इसको कोई भी बालक है तो उसके भी घर में लोग हैं, मेरे भी घर में लोग हैं। मैंने यदि उसका कहीं भी अहित किया तो उसके घर वाले लोग मुझे भी मारेंगे। तो यहाँ पर है वो बालक यूं सोचता है, और यूं भी सोचता है कि भाई मैं क्यों लड़ूं किसी के साथ। वो अपने नियम के अनुसार अपनी तरह खेलता है, और दूसरे की जब टर्न आती है तो उसको भी खिलाता है। तो इस प्रकार से इसमें सामाजिक अनुबंध के आधार पर बच्चा रहता है। इसे अपन एक नाम और भी दे सकते हैं, सामाजिक चेतना की अवस्था भी इसे कहते हैं। समाज से संबंधित चेतना आ जाती है उसमें, और इसलिए वो समाज के साथ सामंजस्य बिठाने का प्रयास करता है, उससे अलग होने का प्रयास नहीं करता। इस उम्र के बालक के साथ यदि वो बाहर जाता है और कोई बच्चा नहीं खेलता, उससे डरकर भाग जाता है कि ये लड़ाई करता है, इसके साथ अपन नहीं खेलेंगे, तो वो अपने आप में इस प्रकार का परिवर्तन भी करता है कि चलो मैं आपसे लड़ाई नहीं करूंगा, अपन आराम से खेलेंगे, आप लोग मेरे साथ खेल लो। यानी उसमें सामाजिक नियमों से संबंधित चेतना भी आ जाती है।
तो इसलिए वो नैतिकता का विकास किस आधार पर कर रहा है? स्वयं के आधार पर। कि यदि मैं नहीं खेला तो ये लोग मेरे, यदि मैंने कुछ भी चीटिंग की, मैंने इनका सहयोग नहीं किया, तो ये लोग मेरे साथ नहीं खेलेंगे। तो इसलिए इसमें है वो सहयोगात्मकता भी रहती है, सहयोगात्मकता भी रहती है। अपन यहाँ पर सहयोगात्मकता भी मान सकते हैं। तो इस उम्र में बालक में सहयोगात्मकता भी रहती है, तो इसलिए वो क्या करता है कि चेतन हो जाता है, सामाजिक नियमों के प्रति चेतना हो जाती है। ये तो है प्रारंभिक अवस्था। जैसे जैसे बालक और बड़ा होता है, यहां पर तो वह यूं देखता है कि भी समाज का नियम क्या है, उन बंधनों को स्वीकार करता है, उनके अनुसार चलने का प्रयास करता है। धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, तो उस समय उसका मांस या उसका मस्तिष्क है वो चिंतन करने लगता है, तर्क करने लगता है, और वो चिंतन व तर्क के आधार पर कोई भी बात उसे बाहर गलत दिखती है तो वह बोलता है कि नहीं ये बात गलत है, यहां पर ये सही नहीं है। और इस उम्र में है वो इस क्षमता के कारण लचीलापन आ जाता है, लचीलापन आ जाता है। लचीलेपन का मतलब कि कोई भी चीज यदि गलत है तो उसको छोड़ दो। वो ये नहीं है कि उस उम्र में बालक अपने कठोर सिद्धांत बना लेगा और उन्हीं के आधार पर ही हमेशा चलेगा, बिल्कुल नहीं। इस उम्र में बालक है वो अपने आप को लचीला बना लेगा, यानी धीरे धीरे जैसे जैसे विकास होगा वो तर्क करेगा और तर्क के आधार पर जो चीज सही है उनको रखेगा, जो चीज उसे गलत लगती है उनको वह छोड़ भी देता है। इसलिए वो अपने अंदर लचीलापन रखता है, इसलिए इसे लचीलेपन की अवस्था भी कहा जाता है। लचीलेपन की अवस्था भी इस अवस्था को कहा जाता है। इसके साथ साथ इस उम्र में जो है वो बालक तार्किक चिंतन करने लगता है। मैंने आपको बताया भी तर्क व चिंतन करने लगता है, तो इसलिए इसको तार्किक चिंतन की अवस्था भी कहा जाता है। तार्किक चिंतन की अवस्था भी इस उम्र को कहा जाता है। तो ये है दूसरी अवस्था, स्वायत्तता। इसमें बालक स्वयं निर्णय लेने लग जाता है, तार्किक क्षमता विकसित हो जाती है। इसलिए तार्किक क्षमता मैं लिख देती हूँ, आप ये चीज तो देख लीजिए कि भी बालक स्वयं निर्णय क्षमता का विकास कर लेता है, इसमें सहयोगात्मकता आ जाती है। ये दो चीजें लिख लीजिए। और बालक समझ से भी स्थापित करने लग जाता है, और अन्य चीजों को मैं लिखवा देती हूँ अन्य नामों के आधार पर, ताकि आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आ जाएगी। देखिए, सबसे पहले तो इस अवस्था की विशेषता स्वयं निर्णय लेने की क्षमता का विकास। पहली बात तो ये देखी अपनों ने। दूसरी बात अपनों ने देखी सहयोग व सामंजस्य की अवस्था है। इसमें बालक सहयोग भी करता है, सामंजस्य बैठाने का प्रयास करता है। अन्य नामों की यदि बात करें, अन्य नाम तो सामाजिक अनुबंध की अवस्था, अनुबंध की अवस्था है, ये सामाजिक चेतना की अवस्था है, सामाजिक चेतना की अवस्था भी इसे ही कहते हैं। और यदि इसके बाद और अन्य नियमों की बात करें या अन्य नामों की बात करें तो लचीलापन की अवस्था या लचीलेपन की अवस्था, उसके बाद तार्किक चिंतन की अवस्था। ये लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। तार्किक चिंतन की अवस्था भी इसे अपन कह सकते हैं। ठीक है, कौन सी स्टेज है ये? स्टेज ऑफ ऑटोनमस। स्टेज ऑफ ऑटोनमस को अपनों ने यहाँ पर पढ़ लिया है। और पहले अपनों ने किसको पढ़ा था? स्टेज ऑफ ऑटोनमस। तो
ये अपनी दोनों है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद अपन बात करते हैं अगले की। किस आधार पर? आयु काल के आधार पर। आयु काल के आधार पर बालक के नैतिक विकास की अवस्थाएं, वो चीज अपन अब पढ़ने जा रहे हैं। मैंने आपको पहले ही परिचय में इतना तो बता दिया कि भाई आयु काल के आधार पर बालक की 4 अवस्थाएं पियाजे ने बताई है। तो देख लेते हैं कौन कौन सी। आयु काल के आधार पर कितनी अवस्थाएं? सॉरी, आयु काल के आधार पर यहां पर अपन अवस्थाएं लिखेंगे ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। आयु काल के आधार पर 4 अवस्थाएं। कौन कौन सी अवस्था? यदि अपन यहां पर विभिन्न अवस्थाओं की बात करें तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि भाई ये प्रतिमाहीनता की अवस्था है। तो इसको किन किन नामों से जान सकते हैं? पहली बात तो प्रतिमाहीनता की अवस्था इसे कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें प्रतिमाओं या नैतिकताओं का ह्रास होता है। इसमें नैतिकताएं जन्म ही नहीं लेती। और पिछली क्लास में अपनों ने पढ़ा था, कोहलबर्ग को पढ़ा था, यानी नैतिकता का विकास अपनों ने कोहलबर्ग का पढ़ा था। तो कोहलबर्ग ने तो स्पष्ट ये बात भी कही है कि भाई बालक जन्म से न नैतिक होता है न अनैतिक होता है, सामाजिक परिवेश में उसमें नैतिकता का विकास होता है। तो यहाँ पर ये जो प्रतिमाहीनता की अवस्था है, इसको अगर उम्र की बात करें तो ये जन्म से 5 वर्ष तक पियाजे ने बताई है कि जन्म से 5 वर्ष तक की उम्र में बालक प्रतिमाहीनता का मतलब होता है कि उसमें नैतिकता नहीं होती, या हम इस अवस्था को कह सकते हैं नैतिक रहित अवस्था। यदि इसके अन्य नामों की बात करें तो देखिए, इसमें नैतिकता नहीं होती और नैतिकता, मान लीजिए कि आपने यहां पर बालक को कहा, अब बालक है तो वो खेल रहा है, खेलते खेलते और एक कोई दूसरा बच्चा आया, उसके वो भी खिलौने लेकर आया तो उसके खिलौने वो छीन रहा है। आपने उसको डांट कर कहा कि नहीं बेटा, दूसरों के खिलौने छीनना गलत बात है, तू दूसरों के खिलौने नहीं छीनेगा। तो वो एक बार डर कर रुक जाएगा, बाद में फिर वो काम करेगा, फिर से वो, क्योंकि उनकी तरफ आकर्षित हो गया वो, और बार बार हाथ ही उसकी तरफ जाएगा। और यदि आपने नहीं दिलवाया, बार बार उसको मना किया, तो आपके पास धीरे से आकर बोलेगा मुझे भी चाहिए वो खिलौना, मुझे भी ऐसा खिलौना चाहिए। यानी इस उम्र में है वो बालक के कोई नियम नहीं होते। आप डांट कर, फटकार कर, आप एक बार डांट दोगे, 2 बार डांट दोगे, बार बार वो ऐसी हरकत करेगा। तो इसलिए यह अनियमित अवस्था होती है, इसमें कोई भी नियम नहीं होते। उसे ये नहीं होता कि भाई दूसरों का खिलौना लेना गलत बात है, तो मुझे ये नियम बना लेना चाहिए कि मुझे किसी का खिलौना लेना नहीं है, उस पर कोई असर नहीं होगा। तो इसलिए इसे अनियमित अवस्था भी अपन कह सकते हैं। नैतिकता होती नहीं है तो नैतिकता रहित अवस्था भी इसे कह सकते हैं। इस उम्र में बालक की नैतिकता किसी से संबंधित नहीं होती नहीं है तो संबंधित कहाँ होगी। और यहां तक कि इस उम्र में बालक ऐसा होता है कि मान लीजिए कि किसी एक बच्चे के साथ वो रात दिन खेलता है, ज्यादा रहता है, ठीक है, वो खेल रहा है, उसी समय कोई दूसरा बच्चा आया, उसके पास ज्यादा खिलौने हैं और ज्यादा अच्छे हैं, तो वो यूं कहेगा कि तू मेरे पास आजा, अपन इसको साथ में नहीं खेलने देंगे। वो बच्चा उसके साथ हो लेगा, उसका किसी के साथ ऐसा कोई संबंध नहीं है कि वो उस संबंध के लिए उन खिलौनों को ठुकरा दे, उस दूसरे लड़के को ठुकरा दे, ऐसा कहीं नहीं होता। यानी इसे असंबद्धता का नियम भी कहते हैं, असंबद्धता की अवस्था भी इसे कह सकते हैं। यानी बालक किसी से इस प्रकार से नहीं जुड़ता कि उसके लिए वह कुछ भी करने के लिए तत्पर हो जाए।
तो करता क्या है वो बालक इस उम्र में क्या सोचता है? ये जो बालक की उम्र होती है वो स्वार्थ की उम्र होती है, स्वार्थ की अवस्था बालक की ये होती है। ठीक है, इसके साथ साथ इसमें बालक है वो सुख व दुख पर आधारित व्यवहार करेगा, बालक का इस उम्र में जो भी व्यवहार है वो सुख व दुख पर आधारित दिखाई देगा। जिन चीजों से उसे खुशी मिलती है, जिन चीजों से उसे अच्छा लगता है, वह वो उन व्यवहारों को करेगा, और जिन चीजों की वजह से उसे दुख लगता है या जो चीजें उसे दुखी करती हैं वो काम वो बिल्कुल नहीं करना चाहेगा, सुख की तरफ ज्यादा आकर्षित होगा। इसीलिए तो इसको स्वार्थ की अवस्था कहते हैं। तो यहाँ पर अपनों ने देखा कि ये जो प्रतिमाहीनता की अवस्था है इसको अपन अनियमित अवस्था कह सकते हैं, नैतिकता रहित अवस्था कह सकते हैं, इसे अपन असंबद्धता की अवस्था कह सकते हैं, क्योंकि इस उम्र में बालक किसी से भी संबंधित नहीं होता। इसे स्वार्थ व आनंद की अवस्था कह सकते हैं, क्योंकि वो अपने आप को आनंदित करना चाहेगा, अपने स्वार्थों की पूर्ति करना चाहेगा, और उसका जो व्यवहार दिखाई देगा वो सुख व दुख पर ही आधारित दिखाई देगा। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। पियाजे के अनुसार आयु काल के आधार पर पहली अवस्था का अध्ययन अपनों ने यहाँ पर कर लिया है। अब अपन पढ़ने जा रहे हैं दूसरी अवस्था को, और दूसरी अवस्था कौन सी है, किस उम्र में मानी जाती है, वो चीज भी अपन यहाँ पर देख लेते हैं। दूसरी उम्र की यदि आयु काल के आधार पर दूसरी अवस्था की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि भाई ये जो अवस्था है वो परायतता पर आधारित होती है। ठीक है, परायतता, इससे पहली अवस्था किसी पर निर्भर नहीं करती, बालक अब स्वयं के सुख और दुख ही निर्धारित करता है। इसमें मैंने आपको बताया था कि भी, या अपन इसको यूं कहें, ये अन्य किसी व्यक्ति या प्रजाति से संबंधित होते हैं तो विषम जातीय नाम ज्यादा सही रहेगा। विषम जातीय अधिकार अवस्था अपन इसे कहते हैं, अधिकार अवस्था किसे कहते हैं, और चूंकि ये दूसरों पर निर्भर है तो इसलिए अपन इसको परायतता भी कहते हैं। परंतु परायतता में भी क्या कहेंगे, आप्त वचन सत्ता अवस्था, ये उम्र होती है, इसके ये नाम है जो पियाजे द्वारा दिए गए हैं। ये कौन सी उम्र होती है, तो 0 से 5 या जन्म से 5 अपनों ने देखी थी, ये 5 से 8 वर्ष की अवस्था होती है। विषम जातीय का मतलब, विषम का शाब्दिक अर्थ होता है अन्य, और जातीय का मतलब ये नहीं है कि भाई उसकी जाति, अन्य जातीय का मतलब अन्य कोई भी व्यक्ति हो सकता है, ये नहीं है, बालक इसमें जाति पाति नहीं जानता। इस जातीय का मतलब स्वयं के अलावा कोई भी, उसको कहा गया है। ठीक है, और यहाँ पर थोड़ा सा बालक है वो अपने घर परिवार के लोगों को पहचान जाता है, तो थोड़ा सा ये होता है कि भाई अपने परिवार के लोगों की वो ज्यादा बात सुनता है, क्योंकि वहां पर उसको रहना होता है, उनकी डांट उसके ज्यादा मायने रखती है, जबकि दूसरों से वो डरता है यदि उसे दंड मिलने की संभावना हो तो। ठीक है, अधिकार अवस्था, अधिकार अवस्था में ये है कि भी अन्य चीजों पर बालक अपना अधिकार मानता है, अपना अधिकार मानने लगता है, अर्थात वो यूं चाहता है कि भाई दूसरे के पास जो खिलौने हैं वो मेरे पास भी आ जाए, मुझे वो सारे के सारे दे दे और मेरा उन पर अधिकार हो जाए। अगर अपन खिलौनों की बात नहीं ले तो इस उम्र का बालक, 5 से 8 वर्ष की उम्र का बालक जैसे ही जाएगा ना बाहर खेलने के लिए, तो वो यूं कह देगा ना कि भाई मुझे खेलना है तो उसको खिलाओ ही, अगर नहीं खिलाया तो वो वहां पर विवाद उत्पन्न करेगा। क्यों? क्योंकि बालक स्वयं को ज्यादा महत्व देता है, स्वयं के अधिकार समझता है, और वो यूं समझता है कि मुझसे बड़ा कोई नहीं है,
तो इसलिए ये उम्र है। और प्रायतता, प्रायतता का मतलब दूसरों के लिए। आप्त वचन, आप्त का मतलब होता है कठोर, कठोर बातें भी कह देगा वो। कठोर बातों का मतलब ये नहीं है कि भाई बड़े जैसे लोग कहते हैं किसी ने उनको बहुत कड़वी बातें कही, उम्र भर नहीं भुला सकते, ऐसा कुछ भी नहीं होता। कठोर बातें का मतलब है कि बालक लड़ाई करना शुरू कर देता है, लड़ने लग जाता है, तू गंदा है, तू बुरा है, तू मुझे खिलाता नहीं है। वश चलेगा तो वहां पर तो वह जानबूझकर खेलेगा और वह उन नियमों को लागू करना चाहेगा जो खुद सोचता है, खुद समझता है। और यदि वश नहीं चलेगा तो वो वहां पर गलत शब्द भी कहेगा। ये तो रहा इन शब्दों का अर्थ। इनके आधार पर अपनों ने क्या समझा कि भाई इस उम्र में बालक स्वयं को ज्यादा महत्व देता है बजाय दूसरों के, और स्वयं का अधिकार हर एक चीज पर समझता है। साथ साथ दूसरे यदि उसकी बात नहीं सुनते हैं तो वो लड़ाई करने पर उतारू हो जाएगा। नैतिकता का विकास कैसे होगा? ये तो इस उम्र की विशेषता है। तो नैतिकता का विकास होगा पुरस्कार के आधार पर, पुरस्कार, दंड के आधार पर, भय के आधार पर, नैतिकता का विकास। ठीक है। इसके साथ साथ इस उम्र में है वो बलपूर्वक यदि व्यक्ति में नैतिकता का विकास करवाया जाए तो उसमें हो सकता है। यानी अपन यहां पर इन्हीं चीजों को देखा है, परंतु सीधा का सीधा यदि कहें तो बलपूर्वक नैतिकता का विकास संभव है। अब आप ये कह दोगे कि भाई ये तो कभी भी करवा सकते हो, कभी नहीं करवा सकते। किशोरावस्था के बालक पर आप बल प्रयोग कीजिए, वो आपकी बात कभी स्वीकार नहीं करेगा। किशोरावस्था का जो बालक होता है उसमें अलग भावनाएं होती है, उसमें अपने आप को समाज में प्रतिष्ठित करने की भावना होती है, तो वो कभी भी आपके बल पर किसी भी बात को स्वीकार नहीं करेगा। वो छोटे बच्चे की मान ले, छोटे बच्चे को आप मार दो, बाद में वहीं जाएगा। एक बच्चे के साथ दो बच्चे आपस में खेल रहे हैं, दो बच्चे खेलते खेलते लड़े, एक ने मारा, रोकर घर आया, घर आकर मम्मी को लेकर गया, मम्मी ने सब घर वालों से, उनके घर वालों से लड़ाई की। अब मम्मी तो उनके साथ बोल नहीं रही है, 5 मिनट बाद वो बच्चा उसी बच्चे के साथ जाकर खेल रहा है। यानी उसमें कुछ भी नहीं होता। बस इस उम्र में है कि आप बलपूर्वक बालक से कुछ भी करवा सकते हो, यही एक अवस्था मानी जाती है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए। बढ़ते हैं अपन अगली अवस्था की तरफ। अगली अवस्था क्या है और कौन सी कहलाती है? तो अगली अवस्था की यदि बात करें तो 4 अवस्थाएं देखनी है अपने को। तीसरी अवस्था की बात करें तो तीसरी अवस्था कौन सी है? विषम जातीय। विषम जातीय वो अधिकार थी, ये पारस्परिकता की परिकता अवस्था मानी जाती है। ठीक है। विषम जातीय वो अधिकार अवस्था थी, ये पारस्परिकता अवस्था है। और वो परायतता आप्त वचन थी, यानी कड़वे वचन या कठोर वचन या लड़ाई झगड़ा था। जबकि यहां पर परायतता परस्परता अवस्था, इसे अपन कह सकते हैं। अब यहां पर यदि अपन देखें तो दोनों जगह ही पारस्परिकता शब्द काम में लिया गया है, शब्द का प्रयोग यहां पर हुआ है। तो पारस्परिकता का या परस्परता का मतलब क्या होता है? इसकी अगर बात करें तो वो 8 वर्ष तक थी, तो ये 9 से 13 वर्ष तक मानी जाती है। इस उम्र में बालक है वो सामंजस्य स्थापित करने लग जाता है। तो इस उम्र में बालक में पारस्परिकता की भावना आती है, सहयोग व सामंजस्य की भावना आती है। तो इसलिए इस उम्र में बालक है वो सामंजस्य स्थापित करने लगता है,
साथ साथ वह विद्यालय भी जाता है, समाज में भी जाता है, तो सबके साथ उसका रवैया किस प्रकार का रहता है, सहयोग का रहता है। तो इसमें जो नैतिकता का विकास है वो किस पर डिपेंड करता है, विद्यालय व समाज आधारित नैतिकता का विकास परस्पर सहयोग से रहेगा। जिस प्रकार के समाज में, जिस प्रकार के विद्यालय में बच्चों के साथ रहता है, उसी प्रकार की उसमें नैतिकता का विकास होता है। और इस उम्र में समाज में जाता है, विद्यालय में जाता है, तो बालक मित्र मंडली से बहुत अधिक प्रभावित होता है, मित्र मंडली से वह प्रभावित होता है। तो इन चीजों से अब यहां पर यूं होता है कि बालक में अनैतिकता भी आ सकती है। जैसे मित्र मंडली, जैसा विद्यालय का वातावरण, जैसा समाज का वातावरण, वैसे ही बालक में नैतिकता या अनैतिकता का विकास होगा। हाँ, उम्र के आधार पर यदि अपन देखें तो बालक में इस समय सहयोग की भावना का विकास होगा। वो जहां भी जाएगा, उसके मित्र यदि अनैतिक है तो वो उनके साथ अनैतिक व्यवहार करके सहयोग करना चाहेगा। उसके मित्र यदि नैतिकता का व्यवहार करते हैं तो उनके साथ वह नैतिकता का व्यवहार करता हुआ सहयोग करेगा। परंतु सहयोग व सामंजस्य इस उम्र में बालक अवश्य करता है। स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर बढ़ते हैं अपन अंतिम आयु, चौथी आयु की तरफ, जो क्या कहती है, इसमें क्या होता है और इस उम्र को किस नाम से अपन जान सकते हैं, ये चीज भी अपन देखेंगे। चौथी अवस्था की यदि बात करें तो मैंने आपको बताया था कि भाई ये स्वायत्तता की अवस्था है, स्वायत्तता की अवस्था है, ठीक है। स्वायत्तता, इसे स्वशासित भी कह सकते हैं, स्वशासित अवस्था भी कह सकते हैं, इसे साम्यावस्था भी कह सकते हैं। साम्यावस्था का मतलब होता है समायोजन स्थापित करने की अवस्था। कौन सी उम्र से होती है? पिछली अपनों ने देखी थी 9 से 13, तो ये 13 से 18 वर्ष। पियाजे के अनुसार ये 13 से 18 वर्ष में विकसित हो जाती है, परंतु रहती जीवन पर्यंत है, जीवन पर्यंत या फिर मृत्यु तक ये अवस्था रहती है। इसका मतलब ये जो बालक की विशेषताएं हैं, ये बालक में जब आ जाती है, इनका विकास हो जाता है, कभी समाप्त नहीं होती। इस उम्र में बालक क्या करता है? स्वायत्तता, स्वयं निर्णय लेने लगता है, स्वयं निर्णय लेने लगता है, ठीक है। स्वशासित, अपने ऊपर अपना अधिकार, किसी दूसरे से प्रभावित तो होकर वो यदि निर्णय करता है तो भी तभी करेगा जब खुद को अंदर से स्वीकार होगा। और वो स्वीकार किस आधार पर करता है? तर्क व चिंतन पर, तर्क व चिंतन पर वह इन चीजों को स्वीकार करता है। ये साम्यावस्था होती है। साम्यावस्था का मतलब समायोजन की अवस्था होती है। और समायोजन की अवस्था में अपन यूं भी कह सकते हैं कि समाज में संतुलन स्थापित करने का प्रयास बालक करता है, क्योंकि वो अपने आप को संभव बना लेता है ना। तो समाज में संतुलन स्थापित करने का प्रयास बालक करता है। साथ साथ ये भी बता देती हूं कि इस उम्र में है वो बालक किसी भी घटना को, किसी भी कार्य व्यवहार को जब देखता है तो स्वयं उसके बारे में विचार करता है, स्वयं उनके बारे में सोचता है। तो इसलिए इसे आत्म संपर्त्य की योजना कह सकते हैं, आत्म संपर्त्य की अवस्था कह सकते हैं। आत्म संपर्त्य का मतलब होता है कि वह स्वयं अपना संपर्त्य बनाता है, अपने प्रत्ययों का निर्माण करता है, मस्तिष्क में अपनी धारणाओं का निर्माण करता है, जिसके अनुसार वह व्यवहार करता है। चूंकि ये 13 से 18 वर्ष के बीच विकसित होती हैं, परंतु चलती कब तक है? मृत्यु तक
लगातार ये अवस्था मानी जाती है, अवस्था रहती है। तो इसी के साथ पियाजे द्वारा बताई गई सभी की सभी अवस्थाएं क्लियर होती है। पियाजे ने दो आधार पर अवस्थाओं को बताया है, एक तो प्रकृति के आधार पर, एक आयु काल के आधार पर। तो यहाँ पर अपनों ने है वो जो अवस्थाएं हैं उन सब का अध्ययन कर लिया है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अपन बात करते हैं पियाजे द्वारा बताए गए प्रमुख स्तर। अब इन्होंने कौन कौन से स्तर है वो अपने इस सिद्धांत के तहत बताए हैं। देखिए, अवस्थाएं कंप्लीट हुई, स्तर की बात करते हैं। पियाजे ने कितने स्तर अपने सिद्धांत में बताए हैं, या फिर मैं यूं कहूं कि पियाजे के अनुसार नैतिक विकास के स्तर, हालांकि ये अवस्थाओं में ही अपन पढ़ चुके हैं, ये सारी की सारी वही चीजें हैं जो क्रम से चलेगी। इन्होंने नैतिक विकास के 3 स्तर बताए हैं। कौन कौन से? अगर पहले स्तर की बात करें, पहले मैं तीनों के नाम बता देती हूं। नैतिक यथार्थता या नैतिक विवशता। पहला स्तर तो ये है नैतिक विकास में। दूसरा नैतिक समानता, और तीसरे की यदि बात करें तो नैतिक सापेक्षता। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन इन तीनों स्तरों को अच्छे से पढ़ते हैं, अच्छे से देखते हैं कि इनमें इन्होंने कौन कौन सी चीजों को बताया है। पहले की यदि बात करें तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, यथार्थता अपन देख चुके हैं। वास्तविकता और यथार्थता एक ही चीज होती है। विवशता अपन देख चुके हैं, बाध्यता को ही विवशता कहते हैं। तो प्रारंभ में बालक में नैतिकता के कोई गुण नहीं होते, ये अपन जानते हैं। बच्चा जब जन्म लेता है उस समय वह न नैतिक होता है न अनैतिक होता है, वो नैतिकता रहित होता है। धीरे धीरे उसमें नैतिकता का विकास किया जाता है। किसके माध्यम से? बाध्यता विवशता के माध्यम से, दबाव के माध्यम से उसमें नैतिकता का विकास किया जाता है। तो इस उम्र में बालक नैतिकता रहित होता है, परंतु वह बाध्यता के द्वारा या विवशता के द्वारा कुछ नैतिक मानकों को अपनाता है, और उसी उम्र को, उसी अवस्था को अपन क्या कहते हैं? नैतिक यथार्थता या नैतिक विवशता। किस रूप में अपन इसको व्यक्त कर सकते हैं? देखिए, प्रारंभ में बालक नैतिकता रहित होता है। प्रारंभ में बालक नैतिकता रहित होता है, परंतु उसमें नहीं, उसे करेंगे अपन, परंतु उसे बाध्य करके नैतिक मानकों का विकास किया जाता है। अर्थात इस समय नैतिकता तो होती ही नहीं है, बस उसको अगर अपन बाध्य करते हैं तो उसमें कुछ मात्रा में नैतिक मानक आ जाते हैं। तो स्क्रीनशॉट लीजिए। यहां पर मैं एक चीज और भी यहां पर लिख देती हूं। तो देखिए, इस अवस्था में बालक क्या करता है? इस अवस्था में बालक है वो
बालक स्वेच्छा से नैतिकता स्वीकार, नैतिकता होती भी नहीं है और स्वेच्छा से स्वीकार भी नहीं करता। बालक स्वेच्छा से नैतिकता स्वीकार नहीं करता, दबाव डालकर उसमें नैतिक प्रतिमान विकसित किए जाते हैं। ये लीजिए पहला स्तर। प्रारंभ में बालक न ही तो नैतिक होता है और न ही नैतिकता को स्वीकार करना पसंद करता है। वह जो है वो दूसरों के दबाव में आकर, दूसरों के संपर्क में आकर, दूसरे जब उसे बहुत ज्यादा दुखी करते हैं तभी वह क्या करता है, अपने अंदर कुछ नैतिकता का विकास करने लगता है। दूसरी अपनों ने क्या क्या देखी थी, कौन सी अवस्था, कौन सा स्तर देखा था, तो नैतिक समानता देखी थी। नैतिक समानता देखी थी। तो नैतिक समानता क्या है? देखिए, जब बहुत छोटा बालक होता है तो घर में होता है, उसके बाद वह विद्यालय जाता है। विद्यालय जाता है तो उसके समवयस्क यानी उसकी उम्र के जो बच्चे हैं उनके साथ वह खेलता है। तो समवयस्क बच्चों के साथ खेलता हुआ वह अंतःक्रिया करता है। अंतःक्रिया करता है, सामंजस्य बिठाता है, उसके द्वारा उसमें कुछ नैतिक गुण आ जाते हैं। तो इसको अपन क्या कैसे लिख सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं? इसको अपन ये समझते हैं कि इस अवस्था में बालक खेल कूद में रुचि लेता है, अतः वह समवयस्क, समवयस्क का मतलब होता है अपनी उम्र के, समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया कर नैतिकता का विकास करता है। ये लीजिए पहली और महत्वपूर्ण बात, बालक खेलकूद में रुचि लेता है और समवयस्क बालकों के साथ वह अंतःक्रिया करता है और उसके आधार पर वह क्या करता है, अंतःक्रिया से नैतिकता का विकास करना शुरू करता है। तो जब अंतःक्रिया करता है तो उसमें कौन से नैतिक गुण विकसित होते हैं? इससे पहले तो नैतिक गुण थे ही नहीं। अब कौन से नैतिक गुण विकसित होंगे? तो देखिए, बालक अन्य बालकों के साथ अंतःक्रिया कर सहमति, सामंजस्य व सहयोगात्मक गुणों का विकास कर लेता है। यानी इस उम्र में बालक है वो सहमति प्रकट करने लगता है, कभी कभार है वो सामंजस्य के लिए
ये नहीं खेलूंगा मैं, मेरा ये खेलने का मन नहीं है, वो खेलेंगे। अब सब लोग कहते हैं कि नहीं वो बाद में खेलेंगे, अब ये चलो ठीक है कोई बात नहीं, पर उसके बाद आपको ये गेम खेलना पड़ेगा, ठीक है कोई बात नहीं। तो इस प्रकार से वो सहमति प्रकट भी कर देता है, सामंजस्य स्थापित करता है, और इसके साथ साथ सहयोगात्मक रवैया रखने के कारण उसमें सहयोगात्मक गुणों का विकास भी होता है। उसके बाद पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन अगले स्तर की बात करते हैं। अगली उम्र कौन सी है? ये सापेक्षता। तीसरा स्तर जो है वो मैंने कौन सा बताया था? नैतिक सापेक्षता। सापेक्षता ये कौन सी अवस्था है? इस अवस्था में बालक बड़ा हो गया है, दबाव सहन नहीं करेगा, दबाव सहन भी नहीं करेगा और खुद ऐसे आदर्शों को ढूंढेगा और ऐसे आदर्शों के अनुसार अपने आप को भी डालने का प्रयास करेगा जो उसके अनुसार अनुकूल हो। तो वो क्या करता है? इस अवस्था में बालक दबाव नहीं मानता तथा आदर्शों का अनुकरण करने लगता है। ये लीजिए, वो आदर्शों का अनुकरण करने लगता है, अपने जो विभिन्न आदर्श है वो बनाता है, उनका अनुकरण करता है। जैसे मान लीजिए कि बालक किशोरावस्था का है, वो स्कूल में जा रहा है, स्कूल में किसी भी ऐसे बच्चे से वो प्रभावित है, मान लीजिए कोई भी चीज है उसकी उस बच्चे से प्रभावित है या किसी शिक्षक से वो प्रभावित है, तो उनको अपना आइडियल मान लेगा, आदर्श मान लेगा और फिर यूं चाहेगा कि भाई मैं उनके सभी गुणों का अनुकरण करूं और वो उनके जैसा बनना भी चाहेगा। तो इस अवस्था में है वो बालक बाहरी दबावों को तो मानता नहीं है, यहां तक कि आदर्शों का अनुकरण भी प्रारंभ कर देता है। तो आदर्शों के अनुकरण की नैतिकता इस उम्र में विकसित हो जाती है। और इसके साथ साथ मैंने आपको बताया भी था कि बालक है वो तर्क व चिंतन करता है और तर्क व चिंतन द्वारा जो सही लगता है उसे ही वो ग्रहण करता है और उसके अनुसार जो गलत है उसको खत्म कर देना चाहिए, इसकी राय भी देता है, मतलब इसके लिए सलाह भी वो देने लगता है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अपन पढ़ते हैं इसको प्रभावित करने वाले कारक। तो पियाजे के सिद्धांत में एक चीज और बची है, मैंने आपको कहा था कि वे अपन इस सिद्धांत में 3 चीजें पढ़ेंगे। कौन सी? विकास की अवस्थाएं, नैतिक विकास की अवस्थाएं, नैतिक विकास के स्तर और उसके बाद नैतिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तो अब अपन पढ़ने जा रहे हैं नैतिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हो सकते हैं, देखते हैं। नैतिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। नैतिक विकास को कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो प्रभावित करेंगे? उनमें यदि अपन देखें तो देखिए, सबसे पहले यदि बात करें तो हमारी मूल प्रवृत्तियां, हमारे जो संवेग है वो हमारे व्यवहार को सर्वाधिक प्रभावित करते हैं। मूल प्रवृत्तियां व संवेग कैसे? एक बालक तो ऐसा है जो बहुत ज्यादा भावुक है, तो बहुत ज्यादा भावुक है तो उसके मित्र उसे कहीं भी दुखी होकर, रोकर, गिड़गिड़ाकर उससे कोई काम करवा लेते हैं, वो कर देता है। और कुछ बालक होते हैं जो कठोर होते हैं और किसी की भी दबाव में नहीं आते, तो उनका अपना अलग अलग विकास होता है। इनमें जो बालक बहुत ज्यादा भावुक होते हैं उनमें सद्भाव के, सहयोग के, इस प्रकार के गुण या नैतिक गुणों का विकास होगा, जबकि वो गुण उन बच्चों में विकसित नहीं हो पाएंगे वो जल्दी से किसी से प्रभावित नहीं होते। पहला कारक। उसके बाद दूसरे कारक की यदि अपन बात करें तो देखिए, हमारी आदतें,
हमारे नैतिक विकास को प्रभावित करती हैं। देखिए, यदि आपकी आदत है कि आप जल्दी से किसी पर विश्वास कर लेते हैं, तो आपके विश्वास को जैसे ही ठोकर लगी, आप अनैतिक होने को उतारू हो जाएंगे। तो हमारी आदतें हमारे नैतिक विकास का निर्धारण करती हैं। हमारे विचार भी हमारे नैतिक विकास को प्रभावित करते हैं। तो आदतें और विचार भी हमारे नैतिक विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक माने जा सकते हैं। इसके साथ साथ यदि अपन बालक को जन्म से ले, तो जन्म के समय वह कहाँ रहता है? अपने घर में रहता है। घर में रहता है तो किसके साथ रहता है? पारिवारिक लोगों के साथ रहता है। तो वो जो पूरा का पूरा पारिवारिक वातावरण है, वो उसमें नैतिकता के विकास हेतु सहयोग करेगा। तो इसलिए पारिवारिक वातावरण जो है वो भी बालक में नैतिक गुणों के विकास हेतु सहयोग करेगा, या फिर अपन यूं कह सकते हैं कि पारिवारिक वातावरण नैतिक विकास को प्रभावित करेगा। परिवार के लोगों के पास रहता है पारिवारिक वातावरण। जैसे ही बाहर निकला तो उसे कौन सा वातावरण मिला? समाज का। तो सामाजिक वातावरण भी उसके नैतिक विकास को प्रभावित करता है। समाज किस प्रकार का है, इसीलिए तो कहते हैं भाई अच्छे समाज में, अच्छे पड़ोस में रहो, ताकि हम अच्छे से जीवन व्यतीत कर सकें। उसके बाद यदि अपन बात करें, सामाजिक वातावरण हो गया। अब समाज में बालक खेलने कूदने लगता है, उसके बाद जैसे ही थोड़ा ऊंचा दिखने लगता है, आजकल तो 2.5 वर्ष के बालक को ही विद्यालय में भेज देते हैं, और पहले 6 वर्ष के बालक को भेजा जाता था। तो जो भी हो उसको विद्यालय में जाना है, तो उसे विद्यालयी वातावरण या विद्यालय का वातावरण है वो उसे प्रभावित करता है। अब विद्यालय के वातावरण, आजकल माता पिता इतने सजग हो गए हैं कि पहले खुद जाकर विद्यालय का निरीक्षण करके आते हैं, देखकर आते हैं कि किस प्रकार का विद्यालय है, किस प्रकार के टीचर्स हैं, वहां पर किस प्रकार का माहौल है, फिर बच्चे का एडमिशन करवाते हैं। क्यों? क्योंकि विद्यालय वातावरण, विद्यालय में वो रहता बहुत कम है, समय तक है, परंतु प्रभावित सबसे ज्यादा होता है। विद्यालय में यदि किसी शिक्षक ने बालक को गलत चीज बता दी, तो वो मम्मी पापा से भी जिद कर लेगा, नहीं आप झूठ बोल रहे हो, मेरी मैम ने ये बताया, मेरे सर ने ये बताया। तो विद्यालय का वातावरण उसे प्रभावित करता है। साथ साथ शिक्षक का व्यक्तित्व, शिक्षक का व्यक्तित्व भी यहाँ पर बालक को प्रभावित करता है। शिक्षक कैसा है? अब कुछ जगहों पर ये देखा जाता है, मान लीजिए कि एक स्कूल में आपने किसी बालक को डाला है और वहां पर शिक्षक है, वो कुछ बच्चों को तो अपने बहुत नजदीक आने देता है, उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार भी करता है, परंतु कुछ बच्चों के साथ वह बुरा व्यवहार करता है। तो जिस बच्चे के साथ वह गलत व्यवहार कर रहा है, उस शिक्षक के प्रति उस बालक के मन में हमेशा के लिए नकारात्मकता विकसित हो जाती है, जो कभी भी खत्म नहीं होती। तो इसलिए शिक्षक का व्यक्तित्व भी यहाँ पर प्रभावित करता है। उसके बाद इन सभी चीजों में जो एक कारक है जो सभी का आधार माना जा सकता है, और वो क्या है? वो है बालक का मानसिक स्वास्थ्य। मानसिक स्वास्थ्य यानी बालक यदि मानसिक रूप से स्वस्थ है, उसका मानसिक विकास उम्र के अनुसार हो रहा है, तभी वो सारे के सारे गुण अर्जित कर पाएगा जो कि सामान्य बालक करता है। और यदि उसका मानसिक जो विकास ही नहीं होगा, मान लीजिए एक बालक है, वो उम्र में तो है 15 वर्ष का, परंतु मानसिक आयु में वो है 8 वर्ष का, तो वो बालक उस बालक की तुलना में कम विकास कर पाएगा जो कि सामान्य बालक है। तो इसलिए मानसिक स्वास्थ्य भी बालक का बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। और आज की दृष्टि में यदि नैतिकता को विकास या नैतिकता के विकास के प्रभावित कारकों में, प्रभावित करने वाले कारकों में एक और महत्वपूर्ण तत्व देखें तो टीवी और सिनेमा। टीवी और सिनेमा भी बालकों में नैतिकता के गुण विकसित कर सकते हैं या अनैतिक गुण भी विकसित करते हैं। तभी कहते हैं कि भी छोटे बालक को
अच्छी अच्छी कहानियां सुनाइए, टीवी में भी इस प्रकार का दिखाइए कि उसे लंबी लंबी कहानियां हो, अच्छी अच्छी कहानियां हो जिसमें बालक की कल्पना शक्ति विकसित हो, उसका मस्तिष्क विकास करे। ऐसा नहीं हो कि वो कुछ भी देख रहा है, वो कुछ भी गलत है। यदि मारकाट ज्यादा देख रहा है तो उसमें भी मार पीटने की क्षमता है वो अधिक विकसित होगी। तो इसलिए ये कारक, 2-4 कारक और भी बचते हैं। पहले आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए कि नैतिकता के विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में ये कारक है वो प्रमुख भूमिका निभाते हैं। उसके बाद यदि अपन और देखें तो देखिए, नैतिकता के विकास को प्रभावित करने वाले कारक। इसके बाद यदि अपन बात करें तो नैतिक विकास को समाचार पत्र व पुस्तकें भी प्रभावित करती हैं। पुस्तकें व समाचार पत्र प्रभावित करता है। कुछ बालक ऐसे होते हैं जो पढ़ने में रुचि लेते हैं, जो अंतर्मुखी बालक होते हैं। अंतर्मुखी बालक पुस्तकों को, समाचार पत्रों को बहुत अधिक पसंद करते हैं, तो उनको नैतिक विकास की पुस्तकें लाकर दी जानी चाहिए ताकि वो पढ़कर अपने अंदर नैतिकता का विकास कर सके। आप जिस समाज में रहते हैं उस समाज के धर्म व धार्मिक मान्यताएं भी आपके व्यक्तित्व को प्रभावित करेगी। मान्यताएं, जैसे मान लीजिए कि एक मुस्लिम समुदाय में रहने वाला बालक है तो मुस्लिम धर्म की जो जो चीजें हैं, जो जो उसके नियम है वो उनको अपनाएगा और वो सारी की सारी चीजें उसको प्रभावित करेगी। एक बालक मान लीजिए कि ईसाई धर्म में पला बड़ा है तो वो उसी प्रकार का होगा। हिंदू धर्म का बालक है वो हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार व्यवहार करेगा। तो धर्म व धार्मिक मान्यताएं भी बालक के विकास को प्रभावित करती है। और इसके साथ साथ यदि अपन और देखें तो मैं आपको कह दूं कि देखिए, आप राजस्थान के रहने वाले हैं, आप महाराणा प्रताप के वंशज हैं, आप में कुछ कर गुजरने की क्षमता होनी चाहिए, आप में कुछ कर गुजरने का जज्बा होना चाहिए। तो आपको यूं लगेगा ये तो मेरा इतिहास है। क्यों? क्योंकि महाराणा प्रताप अपने थे, राजस्थान के थे। तब आप में क्या होगा कि उसी प्रकार से वीरता और यूं की आत्मविश्वास के गुण विकसित होने लगेंगे। तो हमारा जो इतिहास है या हमारी जो संस्कृति है वो भी हमारे विकास को प्रभावित करेगी। अपनों ने लगभग सभी क्षेत्रों को यहां पर ले लिया है। ये सारे के सारे तत्व हमारे नैतिक विकास को प्रभावित करते हैं, परंतु इन सब में भी जो आवश्यक बात है वो ये है कि बालक इन सब चीजों को किस रूप में लेता है। मैंने आपको कहा कि आप महाराणा प्रताप के वंशज हो। कुछ बच्चे कह देंगे बस करो मैडम, अगर इतने ज्यादा भावुक हुए तो लड़ने लग जाएंगे। और कुछ बच्चे कहेंगे सच में। आप किस दृष्टि से लेते हो, यानी बालक पर डिपेंड करता है कि वो इन चीजों को सकारात्मक दिशा में लेकर जाता है या नकारात्मक। ये चीज भी प्रभावित करती है। अर्थात मैं इसमें यूं कह सकती हूं कि बालक का आत्मसंपर्त्य का मतलब होता है कि वो खुद इन सभी तत्वों से संबंधित किस प्रकार की धारणा अपने अंदर विकसित करता है। वो यदि यूं कहे कि भाई, अब मान लो कुछ बच्चे होते हैं जो अपनी मूल प्रवृत्तियों पर अंकुश ही नहीं लगा पाते, तो वो निरंकुश व्यक्तित्व के हो जाते हैं। तो ये थे बाल विकास, या फिर अपन यूं कहें कि नैतिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। किसके अनुसार? पियाजे के अनुसार। स्क्रीनशॉट लीजिए। तो यहां पर आत्मसंपर्त्य देखिए, यहां पर अपनों ने आज की क्लास में देखा नैतिक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? जीन पियाजे द्वारा, जो स्विट्जरलैंड के विद्वान थे। इन्होंने 3 चीजें अपने सिद्धांत में शामिल की है। एक तो अवस्थाएं, स्तर और प्रभावित करने वाले कारक। तीनों को बहुत अच्छे से अपनों ने पढ़ा है। उम्मीद करती हूं आपको समझ में आया होगा। तो आज की क्लास यहीं पर खत्म करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में अगले नए सिद्धांत के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।